हेलो बच्चों, ये अपने ट्वेल्थ का सीबीएसई का जो अपना पेपर हुआ है फिज़िक्स का, उसका पहला सेट है 55/2/1। तो इसका आज सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, टू चार्जेस -q ईच are placed at the vertices A and B of an equilateral triangle ABC. If M is the midpoint of AB, the net electric field at C will point along. तो इसमें सिंपल देखो इस तरीके से हो जाएगा ये। जैसे आप एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लो, सबसे पहले तो ABC, यहाँ -q रखा हुआ है, यहाँ -q रखा हुआ है। अब ये कह रहा है कि इफ़ M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB का मिड पॉइंट यहाँ मान लीजिए, ये M हो गया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा वो देखते हैं। देखो -q चार्ज की वजह से अपनी ओर ही होगा, तो एक तो इधर हो गया, एक इधर आ जाएगा, ठीक है। अब तुम्हें क्लियरली लग रहा है कि इन दोनों का यदि ये 60 डिग्री है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इसकी वजह से जो आएगा वो इधर आएगा। तो इसका मतलब डायरेक्शन हो गई C से M की तरफ। तो ये हो गया टूवर्ड्स अलोंग CM, दैट इज CM का मतलब D ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरीके से देखो एक सिंपल अप्रोच थी, कुछ भी सॉल्व नहीं करना था। सेकंड, ए स्टूडेंट हैज़ 3 रजिस्टर्स, 3 रजिस्टर हैं, ईच ऑफ रेजिस्टेंस R टू ऑब्टेन द रेजिस्टेंस ऑफ 2/3, मतलब 3 उसके पास रेजिस्टेंस हैं, इक्वल हैं, उसको 2/3 R का बनाना है। अब वो कैसे कनेक्ट करेगा वो देख लीजिए। तो देखो ऑल द 3 रजिस्टर्स इन सीरीज में करेंगे तो भाई R + R + R 3R आएगा, मतलब पहला ऑप्शन गलत। दूसरा, ऑल द 3 रजिस्टर्स इन पैरेलल में कैसे आएगा, 1/R + 1/R + 1/R, तो इसमें R/3 आएगा इसका आंसर, ठीक है। ये भी नहीं है। 2 रजिस्टर्स इन सीरीज, 2 सीरीज में लगा दो तो 2R हो जाएगा। अब ये जो 2R आएगा ये तीसरे के साथ पैरेलल में लगाना है, ऐसे कह रहा है ना, 3 दिस कॉम्बिनेशन इन पैरेलल विद द थर्ड रजिस्टर। तो देखो R1 × R2 अपॉन R1 + R2, ये फॉर्मूला है डायरेक्ट, ऐसे सॉल्व कर लो। ऐसे करके देखते हैं, देखो तो अभी हमारे पास ये आ जाएगा, इसको इधर कर लेते हैं, 2R × R अपॉन 2R + R 3R, तो ये 2R/3 ये आंसर आ रहा है, देखो। तो इसका मतलब ये अपना परफेक्ट है, C ऑप्शन। थर्ड है, इस 1 सेंटीमीटर स्ट्रेच सेगमेंट ऑफ ए कंडक्टर कैरिंग 1 एम्पियर इन द x डायरेक्शन लाइज सिमेट्रिकली एट ओरिजिन ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस तरीके से है, और यहाँ एक 1 सेंटीमीटर का ये आपका सेगमेंट है, ये वाला x एक्सिस y एक्सिस, और ये कह रहा है कि एक पॉइंट है 1, ये x, ये y और ये z, इसका मतलब पॉइंट कहीं ना कहीं यहाँ आएगा xy में, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, तो ये लेंथ हो जाएगी, ये वाली लेंथ। अब इसकी ये 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, तो इसका मतलब ये जो लेंथ आएगी ये कहीं ना कहीं आपकी आ जाएगी इसमें √2, ठीक है, √2 मीटर। अब इसमें एंगल कितना आएगा, ये 45 आ जाएगा, सिमेट्रिक है, तो इसमें लगा दीजिए। देखो जी, आपका बायो सावर्ट लॉ आ जाएगा, μ0I/dl sin θ/4πr²। μ0/4π की वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁷, और I की वैल्यू कितनी है 1, dl कितना है 1 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻², sin 45 होता है 1/√2, तो r² √2 का स्क्वायर कितना आएगा 2, तो ये 10⁻⁹ हो गया ऊपर, नीचे 2√2 हो गया। अब इसको लिख सकते हैं 10⁻⁹ को 10 × 10⁻⁻10/2√2, इसे काटेंगे 5/√2 10⁻⁻10, 5/√2 10⁻⁻10। सिंपल से देख लो, ये इधर है, ये इधर है, तो x क्रॉस ये करेंगे ना, I क्रॉस समथिंग ये करेंगे, क्योंकि उसमें होता है I/dl वेक्टर क्रॉस R वेक्टर, तो R वेक्टर इधर है, dl वेक्टर इधर है, ठीक है, तो डायरेक्शन ऊपर की तरफ आएगी, मतलब k कैप, तो ये आंसर आ जाएगा, ओके। वैसे भी देख लो, इसके कोऑर्डिनेट होंगे I कैप + j कैप, तो उसके बाद I का I के साथ 0 और I का j के साथ k कैप आ जाएगा, ये आंसर आएगा वही, ओके। सिंपल था, बताओ, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, सिंपल।
फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट एम एट ए डिस्टेंस स्मॉलर फ्रॉम द सेंटर अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ द डाइपोल इज गिवन बाई। डाइपोल की एक्सिस के लॉन्ग कितना होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब होता है। सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। इन द फिगर x इज ए कोयल बाउंड और ए होलो वुडन पाइप। अब ये देखो क्या पूछ रहा है इसमें, एक बार ये कह रहा है कि एक बार इसको पास लेके आ रहे हैं और एक बार यहाँ से दूर निकलेगा। तो जब पास में आएगा तो फील्ड लाइंस बढ़ती जाएंगी, मतलब कोयल उसका अपोज करेगी। अपोज के अंदर नॉर्थ पोल पास लेके आ रहे हो तो कोयल में कैसा बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा। नॉर्थ पोल का मतलब एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगी। तो इधर के फेस से जब देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज करंट का मतलब क्या है, ये देखो वायर ऐसे घूम के नीचे आ रहा है, ठीक है, मतलब ये ऊपर से ऐसे करंट नीचे आएगी, नीचे की तरफ आएगी। तो ये यानी जेड से एन वाई की तरफ, जेड से वाई की तरफ। जेड टू वाई में 2 ऑप्शन है, बी और डी, उसमें से देखते हैं। तो जेड टू वाई, एक तो ये हो गया। अब देखो जब कोयल दूर जाएगी तो ये साउथ और ये नॉर्थ, जब दूर जाएगी तो इसका मतलब साउथ दूर जा रहा है, ठीक है। और साउथ जब दूर जा रहा है तो यहाँ क्या बनाएगा, नॉर्थ बनाएगा ऑपोजिट, क्योंकि जब दूर जाता है तो भी ऑपोज करता है। तो उसको खींच के रखने के लिए नॉर्थ बनेगा। अब नॉर्थ बनने का मतलब क्या है, वापस से एंटी क्लॉकवाइज करंट बनेगी। एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से आएगी, यहाँ नीचे से आ जाएगी, नीचे का मतलब वाई से जेड की तरफ जाएगी, तो वाई टू जेड, यानी इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी। तो सिंपल देखो ये लेंज लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन था। हो सकता है डायग्राम देख के घबरा गए होगे आप। 6 पे आ जाइए। अल्टरनेटिंग करंट आई, इंडक्टर में करंट को टाइम का ग्राफ दे रखा है। देखो ये ध्यान से देखो, ये स्ट्रेट लाइन है और ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन इसका स्लोप पॉजिटिव है, इसका निगेटिव है। तो यहाँ di/dt पहले वाले पार्ट के लिए पॉजिटिव। वैसे सिंपल स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है, यहाँ जो करंट और टाइम का जो ग्राफ आएगा वो इस तरीके से तो आएगा पहले वाले पार्ट के लिए। इस वाले पार्ट के लिए प्लस KT आएगा, दूसरे पार्ट के लिए माइनस KT आएगा, ये सॉरी स्मॉल टाइम, ठीक है। y = mx + c, c तो 0 है यहाँ। तो अब देख लीजिए वोल्टेज क्या आता है, वोल्टेज आता है इंडक्टर में -L di/dt। मैग्नीट्यूड की बात करें तो माइनस वाले को छोड़ दो, L di/dt आ गया। L di/dt में देखो di/dt, इसका di/dt निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, तो K, L × K, मतलब पहले हाफ साइकिल के लिए ये इसकी वैल्यू होगी L × K, यानी कांस्टेंट। तो देखो यहाँ से यहाँ तक देखो कांस्टेंट लाइन है ये रही। अगले वाले पार्ट के लिए क्या आएगा, -L क्या आ जाएगा, ठीक है। -L के का मतलब T/2 से T में वो -L के हो गया। तो इस तरीके से ये इसका सही अप्रोच होगी, ठीक है। ए ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू 200 वोल्ट AC सोर्स, और ये तो प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी में 3000 वोल्ट दे रहा है। तो प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न 450, सेकेंडरी में कितने होंगे। सिंपल है कि नंबर ऑफ सेकेंडरी एंड नंबर ऑफ प्राइमरी इज इक्वल टू वोल्टेज इन सेकेंडरी अपन वोल्टेज इन प्राइमरी। तो ये ऊपर चला जाएगा, वोल्टेज सेकेंडरी में कितना है 3000 अपन प्राइमरी में कितना है 200 इंटू प्राइमरी में कोयल 450, करो इसको। तो सिंपल यहाँ से इसको काटेंगे 15 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6750 आंसर आएगा इसका। सिंपल, अब इससे सिंपल क्वेश्चन हो सकता है क्या, सीधा इस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक चार्ज का मतलब चार्ज रखा हुआ है तो कंजर्वेटिव फील्ड बनाएगा, कंजर्वेटिव फील्ड बनेगा। एंड लाइन्स डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, क्योंकि इस तरीके से बाहर की तरफ जाएंगे, क्लोज लूप नहीं बनेंगे, तो पहला ऑप्शन ये सही हो जाएगा इसका। ए ट्यूब इज़ फिल्ड विद ए ट्रांसपेरेंट लिक्विड टू ए हाइट ऑफ 30 सेंटीमीटर। एक ट्यूब है, इस तरीके से एक ट्यूब है, उस ट्यूब में 30 सेंटीमीटर तक ये लिक्विड भरा हुआ है इस तरीके से। अब उसमें एक कॉइन है, वो कॉइन ऊपर की तरफ दिखाई देगा, तो जितनी हाइट दिखाई दे रही है वो उसकी अपरेंट हाइट होती है, वो कितनी दिखाई दे रही है इसमें 16। इसका मतलब h की वैल्यू कितनी है इसकी 30, h' की वैल्यू कितनी है 16। और तुम्हें अच्छे से याद हो कि जो n होता है वो होता है आपका ओरिजिनल लेंथ अपॉन अपरेंट लेंथ। ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा, कितना आएगा ये 15/8, 30/16 ले लो। एक बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बाद में n = होता है C/V। तो V = क्या होता है C/n। C कितना है 3 × 10⁸ अपन n कितना है 15/8, काट दो 5 से कटेगा, 8/5 कितना आएगा 5 × 1 = 5, बच गए 3, 5 × 6 30 हो गया, 1.6 × 10⁸ मीटर/सेकंड। ये लो, दिस विल बी द आंसर। इतनी स्पीड से ट्रेवल करेगा।
एटॉमिक स्पेक्ट्रल एमिशन लाइन्स ऑफ हाइड्रोजन एटम आर इंसिडेंट ऑन ए जिंक सरफेस, ठीक है। द लाइन्स विच कैन एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस आर नंबर ऑफ। अब जब आपने इसमें थ्योरी पढ़ी होगी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जस्ट पहले जो थ्योरी है एनसीईआरटी में, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि जब अल्ट्रावायलेट लाइट इस पर डालते हैं तब इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होता है। अब अल्ट्रावायलेट लाइट कौन सी सीरीज़ में आती है? लाइमन में आती है। ये लीजिए लाइमन आंसर आ गया। विजिबल होता तो बामर कर देते, अदरवाइज जाते फिर पार्सन के ऊपर। तो लाइमर इसका आंसर, मतलब इनडायरेक्टली ना पूछ के, थोड़ा सा डायरेक्ट ना पूछ के इनडायरेक्ट पूछ लिया है इसने। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज इन ग्राउंड स्टेट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है भाई। ये E1 दे दिया इसने, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम जानते हैं कि जो nth ऑर्बिट की एनर्जी होती है वो होती है -13.6 माइनस अपॉन n², ठीक है जी, इतनी होती है। अब इसने दे रखा है कि ये कोई हमारे पास एक ऑर्बिट है जिसकी एनर्जी है 0.544। अब देखो सिंपल सी चीज़ है कि यदि आप इसमें n की वैल्यू 4 लोगे तो 13/6/16 आएगा, जो कि 0.8 के आसपास आता है। उससे फिर n की वैल्यू 5 पुट करेंगे ना इसमें, तो n की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो -13.6/25, तो ये अप्रोक्स ये आपका सेम आंसर आ जाएगा। तो n की वैल्यू इसमें 5 आएगी। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। When the resistance measured between P and N ends of a PN junction diode is high बहुत ज़्यादा हाई होता है रिवर्स बाइस के अंदर, इट कैन एक्ट A और N, किसकी तरह बिहेव करेगा? देखो कैपेसिटर क्या AC को पास करता है क्या? हाँ। और DC को ब्लॉक क्यों करता है? क्योंकि ये हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है। ऐसे ही डायोड जब रिवर्स बाइस में होता है तो हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है, यानी ये किसकी तरह बिहेव करेगा? कैपेसिटर की तरह। स्विच की तरह तो ट्रांजिस्टर बिहेव करता है। इंडक्टर का काम होता है एनर्जी को स्टोर करना, मैग्नेटिक फील्ड वाली, और बेसिकली चौक कॉइल वगैरह में यूज में ली जाती है इंडक्टर। तो यहाँ ये कैपेसिटर वाली अप्रोच सही होगी। तो इस तरीके से देखो 12 न्यूमेरिकल हैं इसमें, 12 MCQ हैं, लेकिन मुझे इस पर कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि थोड़े से परेशान करने वाले क्वेश्चन हों। हालांकि थोड़ी सी कैलकुलेशन है हल्की फुल्की, लेकिन ज़्यादा ऐसे नहीं है कि वो टफ पेपर है। एवरेज, यहाँ तक मैं कहूँगा कि पेपर एवरेज है। इसके बाद देखो 13, इन ए सेमी असर्शन क्या है? इन ए सेमीकंडक्टर डायोड द थिकनेस ऑफ डिप्लेशन लेयर इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है। थिकनेस ऑफ डिप्लेशन लेयर इन सेमीकंडक्टर डिवाइस डिपेंड्स अपॉन मैनी फैक्टर्स सच एज बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइस है, रिवर्स बाइस है, उसके हिसाब से वेरी करती ही नहीं करती? करती है। इसका मतलब फिक्स नहीं है, नॉर्मल स्टेट में अलग होती है। इसका मतलब रीजन एक्सप्लेनेशन की सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। इन बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स रेडियस Rn। देखो बेटा एंगुलर मोमेंटम होता है mvr, ठीक है, mvr। अब तुम्हें लगेगा कि तो r⁴ के प्रोपोर्शनल हो गया, लेकिन वेलोसिटी भी देखिए आप, वेलोसिटी देखो mv²/r, सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलता है? kq1q2/r² से मिलता है, नहीं मिलता? तो ये r से r कटेगा और v² की वैल्यू कितनी आएगी? kq1q2/m×r। अब ध्यान से देखिए कि v किसके प्रोपोर्शनल है? v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो आ गया √r। अब इसमें रख दो यहाँ पर, जब आप इसमें रखोगे तो r⁴1 और वो कांस्टेंट वगैरह नीचे आएंगे, तो ये आ गया ऊपर r⁴1, नीचे r⁴1/2, तो ये काट पीट के r⁴1/2 आ जाएगा, यानी √r आ जाएगा। इसका मतलब सही स्टेटमेंट है। अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल द इलेक्ट्रॉन कैन जंप टू इट्स नियरेस्ट ऑर्बिट्स ओनली। नहीं, एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो किसी भी हायर स्टेट में जा सकता है, ग्राउंड से एग्जिट भी तो कर सकता है, आयन भी तो क्रिएट कर सकता है, ऑर्बिट से बाहर निकल गया। और मतलब यदि वो रिलीज करता है तो अप से लो में आ सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, तो इसका ए सही आर गलत, मतलब ऑप्शन सी इज द आंसर। आउट ऑफ infrared and radio waves, the radio waves show more diffraction effect। रेडियो वेव्स की वेवलेंथ ज़्यादा होती है इसलिए डिफ्रैक्शन ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है, सही है। रेडियो वेव्स हैव ग्रेटर फ्रीक्वेंसी, यहाँ थोड़ा सा गलत स्टेटमेंट है। रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी कम होती है क्योंकि वेवलेंथ ज़्यादा होती है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इसका मतलब सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। इन एन आइडियल स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नॉट लॉस्ट। आइडियल में क्या होता है कि इनपुट पावर पूरी की पूरी आउटपुट पे चली जाती है, तो वहाँ लॉस नहीं होता, क्योंकि आइडियल केस है, सही स्टेटमेंट है। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में वोल्टेज डिक्रीज होता है क्योंकि नंबर ऑफ टर्न डिक्रीज होते हैं, और करंट इंक्रीज करती है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन नहीं है आई थिंक। अब देखते हैं बोर्ड क्या मानता है इसको।
तो बाकी मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन बी सही होना चाहिए। 2 वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड द सेम रेडियस, मटेरियल सेम है, रेडियस सेम है, इसका मतलब एरिया सेम रहेगा पाई आर स्क्वायर। रो सेम है मटेरियल सेम होने से, तो आर इक्वल्स टू क्या आता है, रो एल अपॉन ए। लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो यदि 2:3 में लेंथ है ना, इसका मतलब रेजिस्टेंस का रेशियो दे दिया इसने 2:3। ठीक है। करंट के बारे में पूछ लिया कि करंट यदि 15 एम्पियर है, वो पैरेलल में कनेक्टेड हैं। अब पैरेलल में इस तरीके से होता है, देखो एक ऐसे हो गया, एक ऐसे हो गया, इधर से 15 आ रही है तो डिवाइड होगी। अब डिवाइड में इसमें करंट रूल लगा दो। आप सिंपल से जानते हो कि I इक्वल टू होता है V/R। तो इसका मतलब ये हुआ कि I1 रेशियो I2 जो आता है ना, वो आता है 1/R1 रेशियो 1/R2। उल्टा कर दो रेशियो को, तो I1 रेशियो I2 कितना आ जाएगा, 3:2। सिंपल वैसे भी कर सकते हो इसको आप, कि पहले आप वो निकाल लोगे क्या बोलते हैं इसको, I इक्वल टू V/R से पहले आप रेजिस्टेंस निकाल लोगे, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए का यूज़ करके, कोई लेंथ दे रखी है, रेजिस्टेंस निकाल लोगे, रेजिस्टेंस के बाद में फिर आप करंट भी निकाल सकते हो। ठीक है। तो ये सिंपल अप्रोचेस से निकाल लेते हैं कि रेशियो दे रखा है 3:2। तो यदि मुझे I1 निकालने तो I1 का रेशियो 3 अपन टोटल रेशियो 5, करंट कितनी है 15, तो 9 एम्पियर। दूसरे वाले में क्या था 2, तो उसका 15 - 9 कितना आ जाएगा, 6 एम्पियर आ जाएगा। ये लो, क्योंकि दोनों का सम होगा I1 + I2। तो इस तरीके से कर सकते थे। देखो ज़्यादा टफ नहीं है क्वेश्चन। ये एक ऐसा है कि इसमें कैपेसिटर एक चार्ज हो गया, तो स्टेडी स्टेट के अंदर वो पूछ रहा है कि Vp और Vq कितना होगा, Vp - Vq पोटेंशियल डिफरेंस आप भी निकाल सकते हो। स्टेडी स्टेट में क्या होगा कि इसमें से करंट फ्लो, चार्ज होने के बाद करंट फ्लो होगी नहीं, तो इसको आप ऑफ मान लो। अभी इसमें KVL लगा देना, KVL लगा के यहाँ से करंट निकाल लेना। करंट निकालने के बाद में आप इसमें से करंट जाएगी, कितना वोल्टेज ड्रॉप करेगी, तो यहाँ कितना पहुँच जाएगा, यहाँ से कितना आ रहा है, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। और जब एक बार Vp - Vq आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद ये V वोल्ट कम करके, या जो भी आप एक बार ले रहे हो, उसके बाद फिर इस यहाँ इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का आ जाएगा कितना आने वाला है। इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब कुछ इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में आएंगे, मैं बताऊंगा आपको कि भाई डेरिवेशन वाले कितने हैं। ठीक है। अभी तक तो सारे ये कॉन्सेप्ट बेसिस पे थे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी हैं। देखो अभी तक इसमें जैसे ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था 2 मार्क्स के, तो ये हो गए। ठीक है। ये एक सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अब इसको आप न्यूमेरिकल कैटेगरी में नहीं डाल सकते। ये एक है 4 नंबर, ये सारे पूरे थ्योरेटिकल हैं। देखो सब ये असर्शन रीजन के 4 क्वेश्चन आप उसी में थ्योरी में आएंगे। तो 8, चलो 8 तो यहीं से हो गए, 8 में 7 मान लो। अब देखो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर ये आपके 6th डार्क फ्रिंज इज ऑब्जर्व। ठीक है। इसमें देखिए एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, 6th डार्क फ्रिंज इज ऑब्जर्व सर्टेन पॉइंट ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर कोई 6 नंबर की डार्क फ्रिंज बन रही है, यहाँ डबल स्लिट है। अब 6 का मतलब वो इस तरीके से हो जाएगा, जैसे आपको याद हो तो 2n - 1 λ/2, ऐसे वो 11 λ/2 आ जाएगा। 11 λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, 7 λ/2, 9 λ, 11 λ/2, 6 नंबर की। तो वहाँ से आप देखोगे तो इस वाले केस में एक बार हटा लूँ इसको मैं थोड़ा सा, तो ये dy/y कैपिटल D जो होता है आपका, वो बेसिकली पार्ट डिफरेंस के इक्वल आता है। तो 11 λ/2, यहाँ से y की पोजीशन आपके पास आ जाएगी 11 λ/2 कैपिटल D अपनी स्मॉल d। ठीक है। तो भाई मतलब सेंटर लाइन से कितनी दूर है वो, ये सेंटर लाइन से उसकी पोजीशन आ जाएगी। अब क्या किया उसने, अब उसने ये किया कि एक ट्रांसपेरेंट शीट डाल दी थिकनेस T की। तो जो पहले लाइट T चल रही थी वो NT चलेगी, इसका मतलब पार्ट डिफरेंस एक्स्ट्रा आ जाएगा। कितना आ जाएगा, NT - T, यानी n - 1 × T, ये पार्ट डिफरेंस एक्स्ट्रा आ गया। और उसकी वजह से क्या हुआ कि 6 नंबर की जो डार्क फ्रिंज थी वो ऊपर से, क्योंकि 6 नंबर के बाद क्या है, देखो पहले ब्राइट ये आपका जो वो आती है सेंट्रल आती है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, फिर उसके बाद फिर डार्क आ जाती है, फिर ब्राइट आती है फर्स्ट नंबर की।
फिर वो सेकंड आती है, फिर थर्ड आती है, फोर्थ, इस तरीके से। तो ये 6 नंबर की जो डार्क है, उसके बाद 8th नंबर की जो ब्राइट आएगी उसकी पोजीशन देख लीजिए। वो कैसे निकालेंगे? सिंपल सी चीज़ है कि आपका जो dy/d है इसको किसके इक्वल करोगे आप? n लैम्डा का मतलब 8 लैम्डा के, तो वहाँ से y आ जाएगा, मतलब y2 आ जाएगा या y8 आ जाएगा, जो भी आएगा। ठीक है, अब इसमें पार्ट डिफरेंस एक्स्ट्रा क्रिएट हुआ, तो पहले वाले के पार्ट डिफरेंस में जब आप n-1 इंटू डी ऐड करोगे तो दूसरे वाले का पार्ट डिफरेंस आपको मिल जाएगा। तो पहले वाले में ऐड कर देना और दूसरे के इक्वल करवा लेना, वहाँ से रिलेशन निकल के आ जाएगा। तो आप इसको थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल कैटेगरी में डाल लो। 2 कॉन्केव लेंसेज ए एंड बी, ईच ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर आर अरेंज्ड। दोनों की फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर दे रखी है, ये देखो इस तरीके से। अब ये कोएक्सियली हैं, दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है 16 सेंटीमीटर। एन ऑब्जेक्ट पी इज प्लेस्ड एट 4 डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट देखो, अब इसकी फोकल लेंथ कितनी है? इसकी है 8, ये फोकस आ गया मान लो, यहाँ ऑब्जेक्ट रख दिया 4 पे, तो बिटवीन एफ एंड पी रखा ना इसने, बिटवीन एफ एंड पी रखेगा तो इसकी जो 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द फाइनल इमेज फॉर्म्ड। फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर दे रखी है और ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया बिटवीन फोकस। तो अब इसमें मिरर लेंस फॉर्मूला का यूज़ करके अपन वी निकाल लेंगे। बेसिकली हमें पता है कि लास्ट वाला केस है, या वैसे भी कॉनकेव का लेंस का एग्जांपल है, तो इसमें तो आपकी वही बनती है, रियल तो बनेगी नहीं, वर्चुअली बनेगी। ठीक है, तो वो वी निकाल के, यानी पहले की जो इमेज आएगी वो दूसरे का ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो इसलिए 2 बार आपको कॉनकेव, इसके जो कॉनकेव वाले फॉर्मूले वो लगाने हैं। ए लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस हुज वर्क फंक्शन इज, ये दे रखा है फाई नॉट। फाई नॉट होता है एच न्यू नॉट, ये दे दिया इसने। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड। तो कुछ नहीं करना, देखो एनर्जी आई प्लेट पे, कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली और जो बाकी बची वो लेके चला जाएगा। अब आई कितनी? आई एच न्यू, एच न्यू का मतलब एच सी अपॉन लैम्डा, तो एच सी अपॉन लैम्डा से अपन निकाल लेंगे इंसिडेंट एनर्जी ई आ जाएगी। उस एनर्जी में से फाई नॉट को माइनस करेंगे तो ई डैश आएगी जो लेके जाएगा, और जो ई डैश एनर्जी बची वही तो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है बेटा। तो यहाँ से देखो मास तुम्हें पता है, एनर्जी तुम्हें पता है क्योंकि तुमने निकाल ली है, और वी तुम निकाल लोगे। तो इस तरीके से मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ओनली जस्ट इस तरीके से अप्रोच लगानी थी इसमें। वही आपका आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। द थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ ए सिलिकॉन डायोड इज 0.7 वोल्ट। It is operated at this point by connecting the diode in series with a battery of V volt। ठीक है, तो ये इस तरीके से था। देखो इसको बता देता हूँ। सीरीज में लगा रखा है, V वोल्ट की बैटरी है, एक डायोड है, ये लो, कुछ रेजिस्टेंस वगैरह दे रखा है क्या? हाँ यार, सीरीज़ में ये बैटरी रही, V वोल्ट है, इसका 0.7 है, और ये 1000 का हो गया। और करंट कितनी आई फिर सर्किट में? 15 एम्पियर की। तो देखो I इज इक्वल टू क्या होता है? नेट EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। इंटरनल दे रखा है क्या? इंटरनल तो कुछ भी गिवन नहीं है। तो नेट वोल्टेज कितना बचेगा? V माइनस 0.7 बचेगा ना। रेजिस्टेंस कितना है? 1000। करंट कितनी है? 15। तो ये 15,000 हो गया। इक्वस टू कितना आया? 15, 1 मिनट, मिली एम्पियर है ना ये, तो 10⁻³ तो 15 ही आएगा। ठीक है, तो V माइनस 0.7, तो V की वैल्यू 0.7 उधर चला जाएगा, क्योंकि बैटरी से जो V मिलेगा उसको 0.7 वोल्ट तो खा जाएगा ये, तो उधर जाएगा। तो कितना आएगा? 15 + 0.7, तो ये आपका कितना आने वाला है? 15.7 वोल्ट। ये आपकी इसमें अप्रोच हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप देख लेना इसको। ए सेल ऑफ EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड विद वेरिएबल रेजिस्टेंस कैपिटल R वोल्टमीटर शोइंग पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस R ऑब्टेन द रिलेशनशिप बिटवीन। तो बिल्कुल ऐसे कैसे डेरिवेशन में से उठ के, मतलब सीधा नोट्स में से उठ के आया है। ठीक है, ड्रॉ द शेप ऑफ द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ टर्मिनल वोल्टेज V ऑफ सेल एंड फंक्शन ऑफ I ड्रॉन फ्रॉम इट, हाउ वन कैन डिटरमाइन द EMF ऑफ द सेल। बिल्कुल सिंपल है, देखो ऐसे करना था इसको।
हमें अच्छे से पता है कि टर्मिनल वोल्टेज भी होता है E माइनस आई आर। क्या तुम्हें y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी की इक्वेशन लग रही है क्या? तो तुम ऐसे बनाओगे इसको, ये टर्मिनल वोल्टेज, इधर आपका करंट, तो अब इसका स्लोप देखो, m की जगह क्या है यहाँ, m की जगह है बेटा माइनस आर, x की जगह करंट है और c की जगह EMF है, ठीक है। तो नेगेटिव स्लोप है, देखो इसमें करंट को जीरो कर दो आप, करंट को जीरो करोगे तो v की वैल्यू आ जाएगी E, मतलब यहाँ से स्टार्ट करेगा और ये लगातार डिक्रीज होगा ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से आ जाएगा। करंट की वैल्यू जीरो करेंगे तो v की वैल्यू E हो जाएगी। अब जैसे जैसे करंट इंक्रीज करेंगे उसके बाद वोल्टेज डिक्रीज होता जाएगा, और m की वैल्यू, इसका जो स्लोप आएगा वो रिप्रेजेंट करेगा माइनस आर को, तो स्लोप निकाल लो, स्लोप नेगेटिव आएगा, वहाँ से इसकी आर की वैल्यू यानी इंटरनल रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा। ऐसे करना था ये, इक्वेशन लिखो, ग्राफ बनाओ, शो करो। तो ये तो थ्योरेटिकल है आपका पूरा, डेरिवेशन टाइप मान लीजिए इसको, कोई न्यूमेरिकल थोड़ी है, 3 नंबर का तो यही हो गया। तो ये थ्योरी, ठीक है। और कोई आया था क्या इसमें? ओके, इन रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इज मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी v माइनस वी नॉट आई कैप नियर ए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। देखो इस तरीके से है, जैसे कंडक्टर है, इस तरीके से कंडक्टर है, करंट कैसे फ्लो हो रही है पीछे की तरफ, अब इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे जा रहा है v नॉट वेलोसिटी से, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, d। सिंपल है, वायर की वजह से यहाँ क्रॉस आएगा, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, और उस मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल पे लगेगा फोर्स Q v क्रॉस बी। तो v क्रॉस बी की डायरेक्शन जो आएगी वो हालांकि अंदर की तरफ आएगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इसका मतलब इस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा ऐसे, v क्रॉस बी, ठीक है। इधर आएगी v क्रॉस बी की डायरेक्शन ये, लेकिन वो माइनस की वजह से ऊपर की तरफ की इलेक्ट्रॉन है ना ये, तो ये हो गया। मतलब क्या करना था, ड्रॉ डायग्राम शोइंग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, से भी शो कर देंगे अभी। तो इसका मूवमेंट होगा ऊपर की तरफ, यानी इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा। व्हाट आर द वेरियस फोर्सेज एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर, इन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इज मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी माइनस वी नॉट नियर ए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर coinciding with x dash axis and carrying current towards minus x direct axis, the particle remains at a distance d from the conductor। अब देखो इसने क्या कहा है कि पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है, वो इधर ही जा रहा है, इधर ही जा रहा है। ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लग रहा है भाई, तुम्हें लगता नहीं कि जब तक नीचे फोर्स नहीं लगेगा, जब नीचे इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा तो ये बैलेंस नहीं होगा। वेलोसिटी सिलेक्टर वाला कॉन्सेप्ट आ गया ना, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर, इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे। अब इलेक्ट्रिक फोर्स यदि नीचे लग रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऐसे ऊपर की तरफ। क्यों? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, नीचे की तरफ लगेगा फोर्स F इक्वल्स टू माइनस क्यू ई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ऊपर की तरफ, यानी वाई की तरफ, ठीक है। तो ये देखो, यानी मैग्नेटिक फील्ड हो गया क्रॉस यानी डाउनवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ऊपर की तरफ, ये तो डायरेक्शन आ गई, ये लो। व्हाट आर द वेरियस फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स दोनों बैलेंस होंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ वी नॉट इन टर्म्स ऑफ ई डी एंड आई। अब सिंपल यहाँ पर तुम्हें पता है कि यहाँ दोनों फोर्सेस बैलेंस करेंगे एक दूसरे को, तो क्यू वी बी बैलेंस करेगा क्यू ई को, क्यू ने क्यू को मार दिया, तो यहाँ से आ जाएगा ई इजिकल टू वी बी। ई इजिकल टू वी बी आने का मतलब है कि वी नॉट आएगा ई अपॉन बी, ठीक है। अब बी की वैल्यू इसमें पुट कर दो आप, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। तो देखो ई के डी के तो प्रोपोर्शनल है, आई के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये रिलेशन आ गया। अब ये कोई ऐसा थोड़ी है कि बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। वही सिंपल आपके फॉर्मूलाज वही अप्लाई हो रहे हैं। इसके बाद देखो, टू इन्फाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर्स केप्ट एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ऐसे रख दिया, एक को ऐसे रख दिया, एक को वाई में रख दिया। कैरिंग करंट I1, इसमें I1 करंट है, इसमें I2 करंट है। अब नीचे की तरफ जाने का मतलब पीछे की तरफ करंट है, वही ऐसे ऐसे करंट है, इसमें ऐसे करंट है।
फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट पॉइंट एक्स वाई। यहाँ एक पॉइंट है, तो इस वायर की वजह से ये वाली लेंथ काम कर जाएगी जो कि कितनी है एक्स है, और इस वायर की वजह से ये वाली लेंथ वाई, वही म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, डी की जगह एक बार एक्स होगा एक बार वाई होगा। और आप देख लो कि दोनों की वजह से ही यहाँ पे क्रॉस आएगा और एक वाले की वजह से डॉट आएगा। तो इस तरीके से सॉल्व कर लो, एक क्रॉस एक डॉट एक यू, एक की डायरेक्शन यदि के कैप है दूसरे की माइनस के कैप है, सिंपल। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। लेंज लॉ लगाना है। ये इलेक्ट्रिक जनरेटर है, आइडेंटिफाइड द मशीन, जनरेटर है, ठीक है। नेम द पार्ट्स, ये बुशेज वगैरह होते हैं, ये यहाँ पर कनेक्टिंग रोड्स वगैरह होती हैं टू द पोलरिटीज ऑफ द मैग्नेटिक पोल्स। अब इसमें आप ये देख लो किधर मूव कर रहा है, ये ऐसे मूव कर रहा है ना, तो इसकी वजह से टॉर्क का यूज़ करके पता कर लो कि नॉर्थ किधर है साउथ किधर है। राइट द 2 वेज ऑफ इंक्रीजिंग द आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिक जनरेटर वाला जो प्रिंसिपल है, वो जो जैसे गैल्वेनोमीटर के अंदर जो अपन यूज़ करते हैं, टॉर्क लगता है NAB, ठीक है, NAB sin थीटा, तो उसकी बेसिस पे है ये। द इलेक्ट्रिक फील्ड E ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेटिंग नॉर्थ डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्थ डायरेक्शन में इस तरीके से प्रोपोगेट कर रहा है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। और द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर रही है आपकी नॉर्थ की तरफ। तो सपोज करो कि जैसे मैं इसको मान लेता हूँ, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, इधर जा रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें ऐसे वाइब्रेट कर रहा है अप एंड डाउन, ठीक है। अब यदि मैं इसको x मानूँ और ऊपर वाले को मैं y मान लूँ, ठीक है, अप एंड डाउन, डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो E क्रॉस B से डिसाइड होता है, यानी E क्रॉस B से मेरा x आना चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड को मैं z में ले लूँगा, तो क्योंकि y क्रॉस z क्या होता है, x होता है, तो y क्रॉस z x आ जाएगा। अब इसमें से देख लो, इधर आपकी वेव हो गई ऊपर की तरफ एल्टीट्यूड हाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, तो इसके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड इधर आ रहा है अपना ईस्ट की तरफ, ठीक है, ईस्ट की तरफ, ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की। आर द वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव्स लॉन्गर और शॉर्टर देन दोज डिटेक्टेबल बाई ह्यूमन आइज। रेडियो वेव्स साउंड वेव्स के रेस्पेक्ट में देख लो इसको। राइट, मेन यूज ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग इन ह्यूमन लाइफ, इंफ्रारेड का टीवी रिमोट्स वगैरह में, गामा रेज का कैंसर के ट्रीटमेंट में, ये तो सब थ्योरेटिकल पार्ट है, सब थ्योरेटिकल है ये। इसमें क्या है, जो व्हेन ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट एंटर्स वाटर सरफेस ऑब्लिकली एट सम एंगल, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द विड्थ ऑफ द बीम। ये हाइगेंस वाले से कर लो इसको। जैसे मान लो एक वेव फ्रंट ऐसे आया, वेव फ्रंट के आने के बाद में ये तो प्लेन वेव फ्रंट है, ये है विड्थ। अब इसमें होगा क्या, जैसे ही वाटर के अंदर मान लो ट्रेवल करेगी, तो ये तो यहाँ जब तक यहाँ तक चलेगी तब तक ये कुछ लेंथ कवर कर लेगी इसमें, इतनी, ठीक है, थोड़ा सा बैंड हो जाएगी, इस तरीके से रह जाएगी। मान लो यहाँ तक पहुँच गई, अब यहाँ से ट्रेवल करना स्टार्ट करेगी, तो यहाँ एक वेव फ्रंट बनेगी। अब आप ध्यान से देख लो, ये लेंथ कम है, ये लेंथ थोड़ी सी, विड्थ ज़्यादा है, तो विड्थ बढ़ जाएगी, ओके। इसके बाद क्या था, राइट द हेल्प ऑफ ए रे डायग्राम शो दैट स्ट्रो अपीयर्स बेंट। कॉइन ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, स्ट्रो बेंट दिखाई देती है, ये तो बना सकते हो, एनसीईआरटी में सब है। तो व्हेन इट इज पार्टली ड्रिप्ड इन वाटर एंड एक्सप्लेन द ट्रांसमिशन ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल थ्रू एंड ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में इस तरीके से होता है, देखो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये आपका कोर होता है और ये क्लैडिंग होता है। ऐसे एक बार यहाँ, अब इसमें क्या होता है, इस वाले सरफेस पे TIR होता है, ऐसे टकराती है वापस आ जाती है, ऐसे चलती रहती है, तो ये मल्टीपल TIR होते हैं इसमें। तो ये भी आपका थ्योरेटिकल पार्ट है। शो द वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अब बताओ, सीधा सवाल, इस तरीके से फ्लैट रहता है यहाँ से यहाँ तक बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन।
राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी कर्व, ये बताता है कि स्टेबिलिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। 2 न्यूक्लियाई विद लोअर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर्म एक न्यूक्लियाई विद मोर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। व्हाट टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन इट इज़, मतलब दो जुड़ के बड़ा बना रहे हैं तो न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया। वेदर द टोटल मास ऑफ न्यूक्लियाई इंक्रीजेज, क्योंकि बड़ा न्यूक्लियाई बन रहा है तो मास इंक्रीज हो गया। डज द प्रोसेस रिक्वायर्स एनर्जी, नहीं, ये इसमें एनर्जी लिबरेट होती है, एनर्जी निकलेगी, इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, तो ये भी थियोरेटिकल है। व्हाट आर मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं वो बता दो, पी और एन की टाइप के एग्जाम्पल लेंगे। पीएन जंक्शन फॉरवर्ड वाइज है, डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स विच प्रोड्यूस करंट इन इट, इसमें डिप्लेशन लेयर की विड्थ कम हो जाती है, वो बताना है आपको। ये ग्राफ शो कर रखा है, ग्राफ में देखो कि इसमें वोल्टेज दे रखा है -0.6 वोल्ट, तो यहाँ ये, तो यहाँ से यहाँ तक की रेजिस्टेंस क्या होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। अब रिवर्स बाइस में करंट होती है माइक्रो एम्पियर की, तो वो दे नहीं रखा इसने स्केल, लेकिन ले लो इसको, तो 0.6 अपॉन 10 की पावर -6, 0.6 इंटू 10 की पावर 6, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 6 इंटू 10 की पावर 5 ओम के आसपास आंसर लिख के आ सकते थे। अब इसमें केस स्टडी वाले क्वेश्चन देखो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे रखा है और उसने कह रखा है, वो सारी थ्योरी आप पढ़ लेना इसमें। द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज ई, ठीक है। वैसे हमें पता है कि ई इक्वल्स टू होता है वी अपॉन डी मैग्नीट्यूड वाइज, तो वी इक्वल्स टू आएगा ए इंटू डी। इसको देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, नाउ द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज डबल्ड, सेपरेशन को डबल कर दिया, तो देखो नया इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ई डैश, कितना आएगा, वोल्टेज क्या कर रहा है, वोल्टेज हाफ कर रहा है क्या, ठीक है भाई, तो यह आ जाएगा वी अपॉन 4d, और वी अपॉन डी क्या है ई, तो ई अपॉन 4, यानी आपका जो नया इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E/4 आएगा। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी मेंटेन्ड, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन करना है भाई, तो बेसिकली E का फॉर्मूला क्या है V अपॉन डी। अब मुझे यदि V को कांस्टेंट रखना है, तो यदि मैं D को चेंज करूं, जैसा कि समय दिख रहा है कि D बढ़ रहा है, तो D को बढ़ाने से क्या मुझे वोल्टेज नहीं बढ़ाना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी इंक्रीजेस। तो इस ग्राफ को देख के मुझे लग रहा है कि ये लीनियर प्रोपोर्शन रीजन है जिसमें आपका, तो ये आना चाहिए। तीसरा है कि इन द अबव फिगर P एंड Q आर द टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर, प्लेट Q इज एट पॉजिटिव पोटेंशियल एंड रेस्पेक्ट टू P, Mn इज द इमेजिनरी लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द प्लेट, विच ऑफ द करंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E अलॉन्ग द लाइन Mn। देखो हमें अच्छे से पता है कि इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट मेंटेन किया जाता है, और वो साइज वाला इतना, हालांकि थोड़ा बहुत यहाँ वेरिएशन आता है प्लेट के पास में, लेकिन वो इतना ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होता। तो इसका मतलब यदि मैं Mn के रेस्पेक्ट में देखूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, तो सी ऑप्शन में जाना चाहिए आपको। 3 पैरेलल प्लेट्स आर प्लेस्ड अबव ईच अदर विद इक्वल डिस्प्लेसमेंट, इस तरीके से 3 प्लेटें रखी हुई हैं, तीनों के बीच की डिस्टेंस d है, ओके। The electric field between the first pair of plate is E1 and the electric field between the pair of plate is E2. Potential difference between the third plate and the first plate is, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, इन दोनों के बीच में E2 है, तो यहाँ पोटेंशियल V1 आ जाएगा, यहाँ V2 आ जाएगा। अच्छा V1 की वैल्यू क्या होगी बेटा, V1 की वैल्यू आएगी E1 इंटू डी, E1 इंटू डी, और V2 की वैल्यू क्या होगी E2 इंटू डी। तो टोटल आपका जो पोटेंशियल आ जाएगा वो V1 प्लस V2 से मुझे क्लियर दिख रहा है कि E1D प्लस E2D, तो D कॉमन आ जाएगा E1 प्लस E2 इंटू डी, और डॉट प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा आपका E1 प्लस E2 वेक्टर डॉट D वेक्टर, ऑप्शन फर्स्ट। मतलब खास इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बहुत कोई परेशान करने वाला क्वेश्चन हो, तो सिंपल 4 क्वेश्चन पूछे हैं इसने। अब देखो फोर्थ क्या है, ए मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज फील्ड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C, द न्यू वैल्यू ऑफ इट्स कैपेसिटेंस बिकम्स, क्या हो जाएगी C के। ये देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है, ये आपका थ्रेशोल्ड वोल्टेज और ये आपका फ्रीक्वेंसी ग्राफ बना रखा है। द स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऑब्टेन फॉर 2 मेटल्स, 2 मेटल्स के लिए क्या आता है, ऐसा ग्राफ देखा आपने एनसीईआरटी में, मेटल ए मेटल बी का पैरेलल होती हैं क्या, आर पैरेलल टू ईच अदर। द वैल्यू ऑफ प्लांक कांस्टेंट फॉर दिस मेटल इज, प्लांक कांस्टेंट बेसिकली यहाँ देखो EV0 क्या आता है, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट आता है क्या, एक काम करो E से डिवाइड करो इसको, तो एच न्यू अपॉन ई माइनस एच न्यू नॉट अपॉन ई, तो y ये हो गया x, ये हो गया m, तो स्लोप की वैल्यू क्या थी h अपॉन ई,
तो एच की वैल्यू क्या होगी बेटा, एम इंटू ई, जहाँ एम क्या है स्लोप है, तो एम इंटू ई। ये लो, कोई बहुत टफ पेपर है ये, कुछ अपन मान सकते हैं कि एवरेज पेपर है, लेकिन टफ की कैटेगरी में नहीं डाल सकते इसको। तीसरा, द इंटरसेप्ट ऑन न्यू एक्सिस एंड वी नॉट एक्सिस फ्रीक्वेंसी वोल्टेज ऑफ द ग्राफ आर रेस्पेक्टिवली। द इंटरसेप्ट ऑन न्यू एक्सिस, न्यू एक्सिस पे कहाँ काट रहा है, न्यू नॉट पे काट रहा है, ये लो। और यहाँ कहाँ काटेगा, ये रहा माइनस एच न्यू नॉट अपॉन ई, तो एच न्यू नॉट अपॉन ई। ए आंसर। When the wavelength of a photon is doubled, how many times its wave number and frequency? देखो lambda is equal to h upon p। क्या पूछा इसने, when the wavelength of a photon is doubled, how many times its wave number and frequency? wave number क्या होता है, 1 upon lambda, तो 1 upon lambda क्या आएगा, p upon h। बेसिक इसमें अप्रोच अपन ये लगा देते हैं सिंपल, ई इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है, या फिर कहें एच सी अपॉन लेमडा, एच सी अपॉन लेमडा। वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन इज डबल्ड, वेवलेंथ को जब आप डबल करोगे तो बेसिकली वेव नंबर होता है 1 अपॉन लेमडा, तो 1 अपॉन 2 लेमडा आएगा नहीं, आपका जो वेव नंबर है वो हाफ हो जाएगा, ठीक है, हाफ हो गया 1/2, इसमें से आ सकता है। फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा होती है, वेवलेंथ को डबल करेंगे तो फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, आधी, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट। द मोमेंटम ऑफ ए फोटोन इज 5 × 10⁻29 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इग्नोरिंग रिलेटिविस्टिक इफेक्ट द वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। इससे आसान सवाल हो सकता है कोई, बाकी आप इससे भी कर सकते हो, ई इज इक्वल टू पी सी से भी, इससे भी आप कर सकते हो इसको, ई इज इक्वल टू पी सी, जिसने क्या मोमेंटम दिया था ना, और इसने क्या पूछा है, वेवलेंथ, ई इक्वल्स टू एच न्यू, एच सी अपॉन लेमडा, वही आपका ये आएगा, लेमडा इज इक्वल टू वही सिंपल, लेमडा निकाल लो, इसने एच 6.63 × 10⁻34 अपॉन कितना दिया है, 5 × 10⁻29, काट दो इससे और आंसर आ जाएगा। इस पर मैं जाऊँगा नहीं, कौन सा टिक करना है वो देख लेना आप। स्मॉल कंडक्टिंग स्फीयर ए ऑफ रेडियस आर इज चार्ज टू ए पोटेंशियल वी, स्मॉल कंडक्टिंग स्फीयर है, ये रहा स्फीयर, स्मॉल आर रेडियस का, चार्ज टू ए पोटेंशियल वी, ठीक है, वी इसका के क्यू अपॉन आर इज एनक्लोज बाई स्पेरिकल कंडक्टिंग सेल ऑफ, ये दूसरे से क्लोज कर दिया इसने, एट कैपिटल आर रेडियस है। इफ़ ए एंड बी आर कनेक्टेड बाई थिन वायर, थिन वायर से कनेक्ट कर दिया। कैलकुलेट द फाइनल पोटेंशियल ऑन स्पेयर ए एंड सेल बी। देखो क्या होगा, जैसे ही आप यहाँ प्लेट को कनेक्ट करेंगे ना, इस कंडक्टर के अंदर चार्ज रह सकता है क्या, नहीं, तो चार्ज कहाँ जाएगा, बार वाले की सरफेस पे, तो बार वाले की सरफेस पे आ जाएगा, और चार्ज तब तक आएगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, ठीक है। अब चार्ज यहाँ है, इसको इनफाइनाइट से यहाँ तक लाके रखेंगे, तो बार वाले का पोटेंशियल कितना आ जाएगा, जो कैपिटल आर वाला है वो आएगा के क्यू अपन कैपिटल आर, और जितना सरफेस पे उतना ही अंदर है, तो उसका भी क्या आएगा, के क्यू अपन कैपिटल आर, दोनों का आंसर के क्यू अपन कैपिटल आर होगा, पोटेंशियल सेम होगा। इक्यू पोटेंशियल प्रॉपर्टी पूछ ली, बताओ। राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्यू पोटेंशियल सरफेस, ठीक है। ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 50 न्यूटन पर कूलम इज सेट अप इन ए रीजन अलोंग एक्स एक्सिस इफ द पोटेंशियल एट द ओरिजिन 0,0 इज 220 वोल्ट, फाइंड द पोटेंशियल एट ए पॉइंट। सिंपल है कि क्या पूछा इसने, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है इसने, एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, इफ द पोटेंशियल एट पॉइंट, पोटेंशियल दे दिया, फाइंड द पोटेंशियल एट द पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दे रखा है 50 न्यूटन पर कूलम, यहाँ 220 वोल्ट है, 4,3 पे जाएंगे
ये 4 ये 3 तो ये 5 आ जाएगा, 5 मीटर। ठीक है, यहाँ का पोटेंशियल पूछ लिया। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसमें देखो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं, तो ये क्यू पोटेंशियल सरफेस होंगी क्या, ये भी क्यू पोटेंशियल सरफेस होगी, तो इन दोनों का निकाल लो पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये यहाँ कितना चला है, 4 मीटर चला है ये, हाँ, तो डेल्टा वी अपॉन डी, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 50, डेल्टा वी का मतलब ये फाइनल माइनस इनिशियली कितना होगा, यहाँ का पोटेंशियल कम होगा, यहाँ का ज़्यादा होगा, तो 220 माइनस वी जो आपको निकालना है अपॉन लेंथ कितनी है 4, तो 220 माइनस वी, तो वी की वैल्यू आ जाएगी 20 वोल्ट। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते थे इसको। वही आपका पोटेंशियल डिफरेंस वाला सवाल है। इसके बाद क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन ओपन सरफेस क्लोज सरफेस, ये तो बता चुका है मैंने आपको क्लास में। ड्रॉ एलिमेंट्री सर्फेसेस ds and s फॉर सरफेस s, डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस, गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ ए, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है भाई पूरा। ठीक है, ऐसे ये हो सकता है। स्मॉल स्पेरिकल सरफेस S1 एज पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज दे रखा है। ठीक है, इनसाइड इसके अंदर 3 चार्जेस हैं। दिस सेल इज एनक्लोज बाई अनदर बिग स्पेयर सेल S2, ए पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड इन बिटवीन द 2 सरफेसेस। इसके अंदर 3 हैं और S2 वाले के अंदर यहाँ रखा हुआ है Q4। इफ़ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस S2 इज 4 टाइम्स द फ्लक्स थ्रू सरफेस S1, फाइंड चार्ज Q। तो फ्लक्स निकाल लो इसका। जब S1 में से निकालेंगे तो Q4 तो कंसिडर करेंगे नहीं, लेकिन जब S2 में से निकालेंगे तो चारों चार्ज इसके अंदर हैं तो उसमें कंसिडर करेंगे। अब ये जो रिलेशन इसने दिया है उसका यूज़ करके क्योंकि वो आसानी से निकाल सकते हैं। इसको मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगा, यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। जब आप करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इस पर एक फोर्स काम करता है, F इक्वल्स टू IL साइन थीटा, क्योंकि वो उस कंडक्टर पे दूसरे की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर, और वो भी इस तरीके से आता है क्योंकि वायर का खुद का मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उन दोनों की म्यूचुअल इंटरेक्शन की वजह से आता है वो। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स, क्लास में कराया हुआ है ये, तो पैरेलल एंटी पैरेलल वाले कर लेना इसको। तो ये भी पूरा थियोरेटिकल क्वेश्चन है। ए पॉइंट चार्ज Q इज मूविंग विद वेलोसिटी V इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B, तो फोर्स लगेगा QVB साइन थीटा। फाइंड द वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज। ए पॉइंट चार्ज Q इज मूविंग विद वेलोसिटी V इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जैसे मैग्नेटिक फील्ड ये है और आपने चार्ज इधर दिया तो QV क्रॉस B, जैसे आपने किया था क्रॉस वाले में निकाला था, सर्कल पे मूव करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पार्टिकल को सर्कल में मूव करवाएगा। तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ हमेशा, जैसे V इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B, फाइंड द वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स, वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स। देखो इधर ये वेलोसिटी है इसकी, फोर्स हमेशा, तो क्या वेलोसिटी के परपेंडिकुलर क्या फोर्स आ रहा है क्या, तो क्या डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर फोर्स है, हमेशा आता है इसमें, इसका मतलब वर्क डन 0 आएगा। कैसे थोड़ा सा हल्का सा ट्विस्ट देके पूछ लिया, देखो इसने लिखवा रखा है मैंने नोट्स में। एक्सप्लेन द नेसेसरी कंडीशंस इन विच द ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इज हेलिकल। जब वो 0-90 के बीच में होती है वेलोसिटी तब हेलिकल आ जाता है। ये लो, ए करंट कैरिंग लूप कैन बी कंसिडर एज ए मैग्नेटिक डाइपोल प्लेस्ड अलोंग इट्स एक्सिस, कराया हुआ क्वेश्चन है। ऑब्टेन द रिलेशन फॉर मैग्नेटिक डाइपोल एम ऑफ करंट कैरिंग, गिव द डायरेक्शन ऑफ, वही एक्सिस पे बाई सेक्टर पे 2 निकाल लो। Current carrying coil is placed in an external uniform magnetic field. The coil is free to turn in the magnetic field. वही टॉर्क निकालना है। ओके, सारे कराए हुए सवाल है। थिन पेंसिल ऑफ फोकल लेंथ f/4 is placed coinciding with the principal axis. एक पेंसिल है उसकी लेंथ है f/4, क्योंकि एक जो मिरर है ना उस मिरर की फोकल लेंथ f दे रखी है
तो उस पेंसिल की लेंथ कितनी ले ली उसने, f/4 इज प्लेस्ड कोइंसाइडिंग विद द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए मिरर ऑफ फोकल लेंथ f. द इमेज ऑफ द पेंसिल इज रियल एंड एनलार्ज, जस्ट टचेज द पेंसिल, कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द मिरर. तो इसमें आपको इस तरीके से सॉल्व करना था. ये NCERT के अंदर देख लेना, NCERT में सॉल्यूशन दे रखा है, उसमें शायद वो कोई फ़ोन वोन का मोबाइल का ले रखा है, देख लेना उसको. ये क्या है, लाइट कंसिस्टिंग ऑफ ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए रिफ्रैक्टिंग फेस ऑफ प्रिज्म ABC एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री. आई दे दिया उसने. रे emerges from face AC and the angle of deviation is 15 degree delta. The angle of prism is 30 degree. So that the emergent ray is normal to the face AC from which it emerges out. नॉर्मल का मतलब क्या होगा, यदि उसका E 0 हो जाए. अब देख लो इसमें डेल्टा होता है I प्लस E माइनस ए. E की वैल्यू क्या आने वाली है, डेल्टा माइनस I प्लस ए. डेल्टा की वैल्यू कितनी है 15 प्लस 30 माइनस 45, तो 0 आ रहा है. तो एंगल ऑफ इमरजेंसी यदि 0 आया तो इस तरीके से हो गया वो. एंगल ऑफ इमरजेंसी यदि 0 आ रहा है तो नॉर्मल के साथ ही बनेगा. नॉर्मल के साथ मतलब परपेंडिकुलर है सरफेस के. ओके, सीधा सवाल है. आगे देख लेना इसमें क्या पूछ रहा है. तो फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म. स्नेल्स लॉ वगैरह लगा के सॉल्व हो जाएगा. लाइट कंसिस्टिंग ऑफ टू वेवलेंथ 600 नैनोमीटर 480 नैनोमीटर इज यूज टू ऑब्टेन इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इन ए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. दैट स्क्रीन इज प्लेस्ड 1 मीटर अवे फ्रॉम द स्लिट्स विच आर 1 नैनोमीटर अपार्ट. स्मॉल d ये दे रखा है, कैपिटल D ये दे रखा है, लैम्डा दे रखा है तुम्हें. अब इसने पूछा है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द थर्ड ब्राइट फ्रिंज. तो n लैम्डा में 3 लैम्डा हो गए. n लैम्डा में क्या हो गया 3 लैम्डा. लैम्डा की जगह एक बार 600 पुट कर लो. Screen from the central maxima of wavelength 600 nanometer. Find the least distance from the central maximum where the bright fringes due to both the wavelengths coincide. उसको x वो कुछ x मान के कर लो, वो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी. Draw the variation of intensity with the angle of diffraction in single. Variation of intensity with the angle of diffraction. तो इस तरीके से अब ये उसका डिफ्रैक्शन का है, सिंगल स्लिट वाला जो अपना डेरिवेशन है उसका सीधा सीधा वो पूछ लिया, ऐसे कर सकते हैं. तो जैसे देखा जाए तो ये थ्योरेटिकल है. देखो गिन लेते हैं कितने कितने हैं. ठीक है, इसमें से 5 भी ना कंसिडर करो तो 2.5 कंसिडर कर लो थ्योरेटिकल. चलो ठीक है, 2.5 का ये हो गया. इसको देखें तो ये तो 5 नंबर का सीधा सीधा वैसे ही है. 5 3 8. 8 के बाद में 3 नंबर इसमें ले लो 11 के बाद में देखो अभी ये सारे कोई ये न्यूमेरिकल नहीं है, ये सब थ्योरेटिकल पार्ट है. ये 11 + 4 15, ये 15 + 1 16. ये सब थ्योरेटिकल में कंसिडर होंगे ये वाले सारे. 18 के बाद में 3 मार्क्स यहाँ से ले लो. 21 और 3 24 और 1 इसमें जोड़ लो 25 और 3 28. तो 25 से 30 नंबर के तो सीधे सीधे थ्योरेटिकल ही हैं, जिनके अंदर कुछ लैंग्वेज पूछी है उसने सीधी सीधी. ठीक है, अब बच्चे यदि ये कहें कि नहीं ये इसमें तो डेरिवेशन नहीं आए, पूरे न्यूमेरिकल भरे हुए हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है. और मुश्किल से 3-4 सवाल हैं थोड़े परेशान करने वाले हैं, बाकी तो एवरेज पेपर है. ओके, थैंक यू वेरी मच.